हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया। आज वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें मैं एनिमल टिश्यूज़ आपको बताने वाली हूँ। एनिमल टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, उनका लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और टाइप्स क्या हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली देखा जाए तो जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। इन्हीं 4 टिश्यूज़ के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं और इनकी लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं एकदम पतली सी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है सेल्स की। ठीक है, सेल्स जो होते हैं पतले से सेल्स होते हैं वो पास पास रहते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो मेन याद रखो कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एक प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट है सेल्स की। सेल पूरे आपस में जुड़ के एक शीट बना लेते हैं और जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लोकेशन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू? It covers the surface of the body and lines the various body cavities and internal organs including the blood vessels. जो epithelial tissues होते हैं वो जो body cavities वगैरह होती है उनको लाइन करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी जो लाइनिंग होती है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज ही होते हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। देखो, इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइन्स द वेरियस बॉडी कैविटीज़। तो जो बॉडी का जो सरफेस है उसको कवर करता है एपिथेलियल टिश्यूज। जितनी भी बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे आपका माउथ वगैरह हुआ, तो ये जो कैविटीज़ हैं उसके अंदर भी जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में भी आपकी लाइनिंग जो होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है और साथ साथ में ब्लड वेसल्स में भी हमको एपिथेलियल टिश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन। हमारी स्किन में के बाहर जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग है और एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो लाइनिंग होती है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। एक तो ड्राई नहीं होने देती है, साथ में कोई इन्फेक्शन नहीं होने देती है ना, और वाटर प्रूफ भी बनाती है। तो स्किन के ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग पाई जाती है। इसके अलावा लाइनिंग सरफेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा। मुंह के अंदर भी जो होता है ना कैविटी, माउथ कैविटी जो होती है उसके अंदर भी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, बहुत गर्म चाय या दूध पी लेते हैं तो ऐसा लगता है मुंह अंदर से छिल गया है। तो वो छिल क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो आती है। तो बहुत ज़्यादा जब आप हॉट टी वगैरह पी लेते हो तो वो डैमेज हो आती है। तो वही जो हल्की सी जो आपको परत दिखती है ना मुंह में, अगर आप टंग से टच करके देखेंगे तो वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है। इसी तरह की नोज़ में भी आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है। फिर लंग्स, स्टमक और भी अदर ऑर्गन्स में होती है। शेप क्या होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का? एपिथेलियल टिश्यूज़ फ्लैट हो सकते हैं, क्यूबॉइड शेप के, क्यूबॉइडल हो सकते हैं या कॉलमनर हो सकते हैं। ठीक है, इन ऑल केसेस द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज़ फ्रॉम फिट टाइटली टुगेदर लीविंग नो स्पेस बिटवीन द सेल्स। देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है इसलिए ना जो सेल्स होते हैं एकदम पास पास रहते हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। क्योंकि भाई अगर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है तो अगर बीच में अगर स्पेस आ जाएगा, सपोज करो ये स्पेस आ जाएगा, तो आपके जर्म्स हैं या अदर फॉरेन पार्टिकल वो इसी स्पेस से एंटर कर जाएंगे। इसलिए क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द सेल्स। राइट। फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का हम पढ़ चुके हैं। द एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन। जैसे स्किन के ऊपर अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, मतलब प्रोटेक्ट करेगी इसको ड्राई होने से या कोई जर्म्स की एंट्री ना हो इससे। नेक्स्ट फंक्शन जो एपिथेलियल टिश्यू का है वो एब्जॉर्प्शन। अगर सपोज करो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स है, आपका स्टमक हुआ या इंटेस्टाइन हुआ, उसके अंदर अगर लाइनिंग तुम्हारी एपिथेलियल टिश्यूज़ की होगी ना तो वो क्या करेगी, डाइजेस्टिव जो फूड है, डाइजेस्टिव जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो डिपेंड करता है कि आपकी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जा रही है। स्किन के ऊपर ये प्रोटेक्शन का काम करती है और नहीं तो फिर ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है, ये सीक्रीशन का भी काम करती है। जैसे इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो सीक्रेट करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करते हैं। अगर किसी ग्लैंड के ऊपर है तो जो भी वो सीक्रेट कर रहा है, जो भी वो ग्लैंड बनाता है तो वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के थ्रू ही सीक्रेट होता है। साथ साथ में सेंसरी परसेप्शन भी करता है। अगर सेंसरी ऑर्गन जैसे तुम्हारे कॉर्निया में भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग रहती है तो वहाँ पे ये सेंसरी परसेप्शन में हेल्प करता है। तो आप देख रहे हो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन और सेंसरी परसेप्शन। तो ये इसके मेन हैं, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं। इट्स
5 स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज आर एज फॉलो। जो एपिथेलियल सेल्स है, ये एपिथेलियल टिश्यूज है, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है जो सेल है स्क्वायर शेप के होते हैं, ये एकदम थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनका न्यूक्लिया एकदम प्रोमिनेंट, एकदम साफ साफ दिखता है इसका न्यूक्लियस, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है, राइट। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो जिन सेल से मिलकर बना है वो एकदम पतले पतले सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इनका न्यूक्लिया एकदम प्रोमिनेंट साफ साफ दिखता है, और पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहाँ पाया जाता है तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम? फाउंड लाइनिंग द माउथ एंड नेसल कैविटी, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो मुंह के अंदर जो आपकी लाइनिंग होती है ना, वो आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की ही होती है, ठीक। उसी तरह के नेसल कैविटी में जो लाइनिंग है वो भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की है। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही पाया जाता है। द स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। देखो ये मेन फंक्शन है तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम का, कि जहाँ भी जिस जगह भी इसकी लाइनिंग पाई जाएगी वो उस जगह को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, जर्म्स से बचाएगा, हार्मफुल केमिकल से बचाएगा, और ड्राइंग अप यानी कि सूखने से बचाएगा, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का हम देखते हैं शेप क्या है, इसमें डायग्राम दिया है और 5 जो एपिथेलियम उसका शेप दिखाया है। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, ए वाला जो ये देख रहे हो आप, ये जो है ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखो इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, फ्लैट होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटिफाइड वाला देखने वाले हो, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इस तरीके का होता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो लेयर्स होती है ना वही स्ट्रैटा कहलाता है, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि कई लेयर्स में होता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका, तो जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है वो इस तरह से लेयर्स में होता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। फिर उसी प्रकार के नेक्स्ट दिखाया है सी में क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप में होता है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूब शेप में है। कॉलमनर में इस तरीके से ईंटें जैसे ब्रिक जैसे कॉलम से बने रहते हैं, ठीक है। और सीलिएटेड एपिथेलियम ऐसा होता है, उसके ऊपर हल्के हल्के से जैसे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको सीलिया कहते हैं। जैसे आपके हाथ में रोम होते हैं ना, हल्के वाले जो बाल जो रोम कहलाते हैं, उसी तरीके से सीलिएटेड एपिथेलियम में उसके ऊपर हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम सीलिया कहते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम होता है आपके सारे एपिथेलियम का। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम फाउंड इन द स्किन एंड कॉर्निया। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो स्किन में पाया जाता है, और कॉर्निया मतलब आँख की जो वाइट पार्ट है ना पोर्शन, कॉर्निया वहाँ पाया जाता है। इट इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स, स्ट्रेटा ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स का लेयर होता है, वो ये सेल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स की लेयर रहती है, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है और कॉर्निया में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द किडनी tubules and in some glandular ducts such as those of salivary glands and pancreatic ducts। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है ना किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिर किडनी में तुम्हारे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें जो होता है एपिथेलियम वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। जैसे कि कौन कौन से ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो जब ग्लैंड्स के ऊपर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है तो वो क्या करता है, जो भी वो ग्लैंड सीक्रेट करता है उसमें मदद करता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पर पाया जाएगा वो सलाइवा बनाने में मदद करेगा। उसी तरीके से जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, तो फिर आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम उस जूस को सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब बड़े बड़े कॉलम से होते हैं। कंटेन्स वर्टिकली अरेंज सिलेंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल्स। लंबे लंबे ब्रिक लाइक सेल्स होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के, ठीक है। इस तरीके से लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। These cells are usually tall in size. Columnar epithelium is generally found in the inner lining of stomach and intestine. Stomach और intestine के अंदर जो अंदरूनी जो लाइनिंग होती है उसमें आपका कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। क्या करता है? अब जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर आपके कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, अगर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि सीलिया प्रेजेंट है, तो फिर क्या कहलाता है? आपका सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहलाता है। At some places in the body such as in the lining of trachea मतलब विंड पाइप, the columnar epithelium is ciliated। बॉडी के कुछ हिस्से में जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो सीलिएटेड होता है, मतलब उसमें सीलिया पाया जाता है, जैसे कि आपका ट्रैकिया या जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। The cells of the ciliated epithelium have thread-like protoplasmic projections called cilia। जो ये धागे जैसे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है इसको हम सीलिया बोलते हैं। At their free ends
द सीलिया कॉन्स्टेंटली कीप लैशिंग एंड मूव द मटीरियल विच एंटर दीज रीजन। सीलिया का काम क्या होता है, जहाँ पे भी सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एंटर करी तो ये इसको आगे मूव करवा देगा, ठीक है ना। वो अपने सीलिया को हिला के वो क्या करेगा, वो जो भी चीज़ मटीरियल पहुँच गया है उसको आगे पुश कर देगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार का कॉलमनर एपिथेलियम है। कंटेन सम लार्ज सेल्स विच सीक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स ग्लैंड्स के ऊपर पाए जाते हैं, इससे वो जो ग्लैंड सीक्रेट करेगा उसमें मदद करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ जो कॉमन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक की लाइनिंग में भी पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। एट सर्टेन प्लेसेस इन द बॉडी द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्डेड। कहीं कहीं पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम फोल्ड्स में होता है और फिर वो क्या कहलाता है, इनवर्ट टू फॉर्म कॉम्पैक्ट हॉलो और ट्यूबुलर ग्लैंड्स। कहीं कहीं ग्लैंडुलर एपिथेलियम फोल्ड होकर एक हॉलो या ट्यूबुलर ग्लैंड बना लेता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड या लिवर, है ना। तो स्वेट ग्लैंड में अगर आपका कॉलमनर एपिथेलियम है तो स्वेट प्रोड्यूस करेगा, टीयर ग्लैंड में तो टीयर्स यानी आंसू, और लिवर में होगा तो लिवर जूसेस बनाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपिथेलियम। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है बेसिकली उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। उसके अलावा वो एब्जॉर्प्शन भी करता है, सीक्रीशन भी करता है और सीक्रीशन भी करता है, ठीक है। और जो एपिथेलियम होता है वो 5 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, फिर हमने कॉलमनर, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड कॉलमनर, ये हमने देख लिया था। तो ये सारा हमने डायग्राम देखा था, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम, और साथ में हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट प्रकार का एनिमल टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, द कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स वन टिश्यू विद अनदर। कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट कर देता है, बाइंड कर देता है, या एंड ऑल्सो कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स कीपिंग दैम इन प्रॉपर प्लेस, या अलग अलग ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करता है आपस में। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम होता है टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, जोड़ना, ताकि उनकी पोजीशन बॉडी के अंदर फिक्स रहे। आप देखते हो ना, आप चाहे खड़े हो या चल रहे हो या लेटे हो या बैठे हो, आपके ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है वो उसी जगह रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता आप चल रहे हो तो आपके ऑर्गन्स नीचे गिर गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये अच्छे से पैक रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर पैक रहते हैं ना, तो पैकिंग में हेल्प करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ताकि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहे, ठीक है। इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले तो अबंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जो भी कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो सेल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो याद रखो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, साथ में इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी कि रेशे पाए जाते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड एज फेलोज। कनेक्टिव टिश्यूज को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसका काम क्या है, इट सर्व्स फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो चीज़ों को पैक करने में और बाइंड करने में हेल्प करता है। मैंने बताया ना, जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी अलग अलग पोजीशन फिक्स रहते हैं। तो ये फिक्स क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके आसपास जो पैकिंग लगी रहती है वो किसकी लगी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, और इसी तरीके से ऑर्गन्स को भी बाइंड करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड जो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। जो हड्डी लचीली वाली जो हड्डी होती है, जैसे छोटे बच्चों में अधिकतर कार्टिलेज पाया जाता है, बोन्स कम होती हैं। जैसे आपके जो कान का जो पिन्ना है, ईयर का जो पिन्ना है, वो आप देखो कितना लचीला, अगर आप उसको कान को खींचोगे तो वो मुड़ जाएगा। उसी तरह के आप नोज़ को भी इधर उधर ट्विस्ट करोगे तो ट्विस्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि नाक में, कान के पिन्ना में हड्डी नहीं पाई जाती, बोन्स नहीं पाए जाते, सॉफ्ट बोन पाई जाती है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। फिर जो थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लो कर सकता है। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड जो ब्लड वेसल्स में रहता है, जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, और दूसरा होता है लिम्फ जो लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है।
जो ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, आपने पूरा इसमें सर्कुलेटरी के चैप्टर में पढ़ा है कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है, जबकि लिम्फ का मेन काम होता है कि ये हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो ब्लड और लिम्फ जो होते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Now, connective tissue proper, its three सब कैटेगरीज आर एज फॉलोज। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ एरोलर पैकिंग टिश्यू। जो एरोलर पैकिंग टिश्यू है, इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकरिंग बिनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। हमारी स्किन की एपिडर्मिस के नीचे जिसकी लेयर होती है वो होती है एरोलर पैकिंग टिश्यूज़ के। ठीक है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? स्किन को इलास्टिक बनाता है। आप देख रहे हो ना इस वाली डायग्राम में किस तरीके से स्किन को खींच के बता रहे हैं। तो ये क्यों इलास्टिसिटी किसकी वजह से आई? इस एरोलर पैकिंग टिश्यूज़ की वजह से आई। इट मेक्स द स्किन इलास्टिक एंड हेल्प्स इट टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। और कोई भी दबाव, कोई भी जोर पड़ता है उसको सहने की ये क्षमता प्रोवाइड करता है एरोलर पैकिंग टिश्यू। तो हमारी स्किन को इलास्टिक बनाता है। नेक्स्ट जो है आपका जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो है एडिपोज। ये इसको हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं। भैया एडिपोज वर्ड जहाँ पे भी आए समझ जाना फैट है, तो है ना। तो एडिपोज फैट टिश्यू क्या होता है? इट हैज़ स्पेशलाइज सेल विच स्टोर फैट। जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उसमें स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं। दिस टिश्यू फॉर्म पैडिंग अंडर द स्किन, है ना। स्किन के अंदर भी आपको फैट टिश्यूज़ की लेयर पाई मिलेगी, है ना। उसको हम एडिपोज टिश्यू की लेयर मिलेगी आपको स्किन के नीचे भी, और किडनीज के आसपास भी, आईबॉल के आसपास भी। पैडिंग अंडर स्किन एक्ट एज एन इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग द बॉडी हीट। तो जो ये जो एडिपोज फैट टिश्यू की जो लेयर पाई जाती है स्किन के बिलो, वो क्या करता है? वो पैडिंग तो प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी शॉक एब्जॉर्बर तो होता है, कोई भी चीज़ में कैसे शॉक घलाते एकदम से हमारे ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने से बचा लेता है। तो एक तो यही है कि एडिपोज फैट टिश्यू शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। दूसरा क्या होता है? ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। ये बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाता है। तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है? रिटेनिंग द बॉडी हीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडिपोज फैट टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो आप बोल देना एक तो पैडिंग है ना, मतलब कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ताकि शॉक एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरा हमारी बॉडी की हीट को रिटेन करता है, मतलब हीट लॉस को बचाता है। थर्ड जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेनली मेड फॉर्म ऑफ फाइबर फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो फाइबर वाले सेल से मिलकर बनते हैं। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस है? जो टेंडन्स होते हैं वो मसल को बोन से जोड़ते हैं। मतलब आपका जो मांस है उसको हड्डी से अगर जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? टेंडन। और लिगामेंट्स क्या करते हैं? वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी यानी बोन टू बोन जोड़ते हैं। तो ये ना बहुत कॉमन है, ये हमेशा एमसीक्यूज में आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं टेंडेंस क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे याद करो, लिगामेंट कर दो LBB, मतलब लिगामेंट जो होते हैं बोन टू बोन जोड़ते हैं, और टेंडेंस जो होते हैं वो मसल्स टू बोन जोड़ते हैं। तो TMB और LBB, अगर आप LBB याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टेंडेंस का याद रहेगा कि टेंडेंस मसल टू बोन जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट आपके बोन टू बोन जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़े बहुत अपने उसमें ट्रिक्स याद रख लेते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो टेंडेंस और लिगामेंट्स पूछा जाता है कि टेंडेंस का क्या फंक्शन है। टेंडेंस और लिगामेंट्स दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो फाइबर्स से मिलके बने हैं, और इनका काम होता है, टेंडेंस का काम होता है मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना यानी बोन से जोड़ना, और लिगामेंट का काम होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आपके 2 प्रकार के हैं, एक है कार्टिलेज, दूसरा बोन। अब कार्टिलेज और बोन के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, तो इसी पैराग्राफ के अंदर इसके डिफरेंस भी हैं। पहला क्या है? जो कार्टिलेज होता है वो नॉन पोरस होता है। ठीक है, नॉन पोरस होता है। इट हैज़ अ थिकेंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स। इसके जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है वो थिक होता है, राइट। ठीक है, इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे। कार्टिलेज के पास कोई भी ब्लड वेसल या नर्व्स नहीं होती है। कार्टिलेज सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक होता है।
देखने में सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इलास्टिसिटी इसमें होती है। इसी की वजह से जहाँ जहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं हमारी बॉडी में वो जगह लचीली होती है। जैसे आप नाक है, नाक को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके देखो, वो लचीली है। ईयर का जो पिन्ना है वो लचीला है। वो क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज आर फाउंड ऑन इन द टिप ऑफ द नोज, external ears, trachea, bronchial tubes, between vertebrae and at the ends of long bones। तो इन जगह पे इन लोकेशन में कार्टिलेज पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, बोन क्या होता है? बोन उल्टा, जबकि कार्टिलेज नॉन पोरस था, जबकि बोन पोरस होता है। इट हैज गुड सप्लाई ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन बोन में ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों पाई जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स कॉल्ड ईस्टोब्लास्ट एंड रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। बोन्स में आपके जो लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, इन लिविंग सेल्स को हम ईस्टोब्लास्ट कहते हैं। साथ में इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं अगर अपने खाने में ये सब चीज़ें लेते हैं तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, राइट। तो बोन पोरस है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। ये ईस्टोब्लास्ट वाले लिविंग सेल से बनता है और इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम में इन लोग बता रहे हैं कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है ना, तो ये फाइबर्स दिख रहे हैं आपको। साथ में जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आप देख रहे हैं फाइबर्स पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है और न्यूक्लियस सेल होते हैं। ये कार्टिलेज का डायग्राम है। कार्टिलेज में आप देख रहे हो सेल्स दिख रहे हो और मैट्रिक्स आपको दिख रहा है और एम्प्टी लैक्यूना दिख रहा है। साथ साथ में जो आपका ये बोन है, बोन का इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये डायग्राम है, ये बोन सेल इस तरह से होता है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम से आप समझ सकते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब फ्लूइड यानी जो चीज़ बह जाता है। हमारे बॉडी में दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। अब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम बड़े अच्छे से पढ़ा है कि ब्लड का दो पार्ट होता है। जो लिक्विड हिस्सा होता है ब्लड का वो प्लाज्मा कहलाता है, जबकि ब्लड के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। जो आपके ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा, और जितने भी कार्पसल्स पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो देखो ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया है, ये आरबीसीज दिख रहे हैं आपको, ये डब्ल्यूबीसीज दिख रहे हैं और ये आपके प्लेटलेट्स हैं। आपके जो लिम्फ जो होता है, लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को जो सराउंड करता है, बॉडी सेल्स के आसपास जो फ्लूइड भरा रहता है वो लिम्फ होता है ना। सेल है उसके चारों तरफ आपको जो फ्लूइड दिख रहा है वो लिम्फ है, राइट। इट इज एसेंशियल द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से जो लिक्विड बाहर आ जाता है और सेल्स के बीच में आकर ट्रैप हो जाता है, टिश्यूज़ के बीच में आकर ट्रैप हो जाता है, उसको लिम्फ कहते हैं। इट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड सेल। लिम्फ जो होता है उसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं, आरबीसीज नहीं पाए जाते, इसलिए लिम्फ आपका ऑलमोस्ट कलरलेस या वाइट होता है, ठीक है। बोथ ब्लड एंड लिम्फ, इन दोनों का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल। और जो तुम्हारा लिम्फ का मेन जो काम होता है वो इम्यूनिटी यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि लिम्फ में आपको पता है डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स हैं, ठीक है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यूज़ फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। जो भी अपनी मसल्स होती हैं, मतलब अपने शरीर में जितनी मांसपेशियाँ होती हैं वो मसल टिश्यूज से बनती हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स के पास एक स्पेशल पावर होती है कि जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इसका मतलब कि मसल्स हमको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जो भी मूवमेंट होता है ना वो मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि मसल जो होती है बॉडी की वो मसल टिश्यूज से बनती है और मसल टिश्यूज़ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेबिलिटी होती है जो कि मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स। 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में। पहली मसल है स्ट्रिएटेड, दूसरी है अनस्ट्रिएटेड और तीसरी है हार्ट मसल। जो स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्राइप्ड मसल होती है। स्ट्राइप्ड मतलब ऐसे धारियाँ होती हैं उसमें, ठीक है। जैसे आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना, तो इस तरीके से स्ट्रेटेड मसल होती है, मतलब उसमें ऐसे लाइनें होती है, स्ट्राइप्स होती हैं। और ये स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं और वॉलंटरी मसल्स भी होती हैं। वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे विल के अंदर होती है ना। जैसे सपोज करो हाथ और लेग्स में जो मसल्स पाई जाती है वो स्ट्रेटेड मसल्स होंगी, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल्स हैं। जब हमको हाथ को अपन को मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है, या पैर को उठाना है, नीचे का रखना है, तो हम ये हमारे विल के अंदर होता है ना, तो उसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं ये मसल्स वैसे मूव करती हैं।
अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होती है वो स्मूथ होती है, मतलब चिकनी होती है, इसमें कोई भी स्ट्राइप्स नहीं होती है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारी विल के अंदर नहीं होती है। मतलब अगर हम चाहें भी कि इन मसल्स का मूवमेंट रोक दें तो नहीं रोक पाएंगे। मतलब जितनी भी मसल्स तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, सपोज करो एलिमेंट्री कैनाल में है जो, तो वो क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ना, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता, हमारे विल के कंट्रोल में तो नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। तो जो मूवमेंट ऑटोमेटिक होता है हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता है, उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो जो अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो तीसरे प्रकार की जो मसल होती है वो हार्ट या कार्डियक मसल्स कहलाती है। ये स्पेशल टाइप की मसल होती है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, और ये बिना थके ज़िंदगी भर ये काम करती है। ठीक है, तो ये दो ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, 3 प्रकार की इसमें मसल्स दिख रही हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेड मसल दिख रही है ए वाली, इसमें आप देख रहे हो कैसे स्ट्राइप्स दिख रहे हैं आपको, लाइट बैंड और डार्क बैंड के। फिर दूसरा ये आपको स्मूथ मसल्स दिख रही है, इसमें कोई स्ट्राइप नहीं है। तीसरी आपको ये दिख रही है, ये कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल में ब्रांचेस भी निकली रहती हैं, और कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। अब हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल, हमारे विल में है, मतलब हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से चलती हैं। जब हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब रिलैक्स करना होता है इन मसल्स को हम रिलैक्स कर लेते हैं। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग फाइबर सेल्स विच आर न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रेटेड, ये बड़े बड़े फाइबर से मिलकर बनती हैं और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मतलब लाइट और डार्क बैंड्स रहते हैं दैट रन अक्रॉस द फाइबर्स। देखो आप डायग्राम देखो, आपको इस डायग्राम में आराम से दिख रहा है कि इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड है ना, डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट है, तो इस तरीके से ऐसे आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, न्यूक्लिएटेड है यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, straightened muscles are under the control of the will. They are made of long fibers which are nucleated and striated. Light and dark bands run across the fibers. This muscles move only when you want it to. जब तुम चाहते हो तभी ये muscles move होती हैं. They constitute about 50% of the body weight. तो हमारा body weight जो होता है वो 50% आपका straighted muscles से मिलके बनता है. The muscles are found in the arms. हमारे arms में जो muscles होती है वो straighted muscle होती है. Legs में जो muscles होती है वो straighted होती है. Face में, neck में. तो आप देखना इन जगहों के जो movement होते हैं ना वो voluntary होते हैं. जब हमको neck अपनी टर्न करनी हम कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं? क्योंकि neck हमारी straighted muscle से मिलके बनती है और straighted muscle का जो movement होता है वो क्या होता है, वो वॉलंटरी होता है, मतलब हमारे विल के अंदर होता है. ठीक है, तो आपको लोकेशन याद रखनी है और आपको उनका फंक्शन याद रखना है. अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल. दे आर मेड ऑफ स्पिंडल शेप्ड स्लैंडर फाइबर. जो तुम्हारी मसल्स, जो तुम्हारी स्मूथ मसल वो होती है मसल ये वाली, तो ये स्पिंडल शेप की है ना, मतलब इसकी दोनों एंड जो है वो टेपरिंग और बीच में ये हल्का सा फूला हुआ है, तो उसको स्पिंडल शेप कहते हैं. तो जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है उसमें बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये स्पिंडल शेप की होती है. ठीक है, टेपरिंग सेल्स विच आर यूनिन्यूक्लिएटेड. और जो तुम्हारा स्मूथ मसल्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है. दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स helping in the passage of food, muscles of the iris, of the eye, skin, lining of blood vessels, urinary bladder, uterus etc. तो आपको जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है आपके वॉल्स, इंटेस्टाइन की वॉल में, ताकि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके पैसेज ऑफ फूड को फैसिलिटेट कर सकें. साथ में हमारी आँख की जो आइरिस होती है ना उसकी भी मसल जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है? स्मूथ मसल होती है. ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग भी आपकी स्मूथ मसल्स की पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी पाई जाती है और यूट्रस वगैरह में भी पाई जाती है. ठीक है, थर्ड प्रकार की जो मसल है वो है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, मतलब ये हमारे विल में नहीं है. आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन एंड फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वॉल्स में पाई जाती हैं और कहीं ये नहीं पाई जाती हैं. ठीक है, द फाइबर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच. इनके जो फाइबर्स होते हैं कार्डियक मसल्स के वो स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब धारियाँ होती हैं, इनमें ब्रांचेस निकली रहती हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. दे आर रिलेटिव शॉर्ट, छोटी छोटी होती हैं ये मसल्स. दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून. ये बिना किसी आउटसाइड स्टिमुलेशन के अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है और ये थकती नहीं है ना. इसलिए हार्ट हमारा जब से हम मतलब जब से जो फीटस आता है यूट्रस में तब से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा हार्ट लगातार बीट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ कार्डियक मसल्स. तो कार्डियक मसल्स जो मसल्स होती हैं वो कभी टायर्ड नहीं होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरल या नर्वस टिश्यू. आपने लास्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें आपने नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, इसी को शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया है.
न्यूरल या नर्वस टिश्यू कंस्टिट्यूट्स द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बनता है। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम आता है एग्जाम में, आपको इसको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसकी लेबलिंग आ जाती है और फिर फंक्शन ही पाया जाता है। तो ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। देखो आप, ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि किस पार्ट को क्या है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तुम्हारा साइटोन कहलाता है, ठीक है। ये साइटोन है, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर साइटोन का ना ये ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रांचेस जो होती है वो डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। फिर इन डेंड्रॉन्स की जो फाइन ब्रांचेस जो होती है ना, वो ये डेंड्राइट्स कहलाती है। यही साइटोन आगे चल के थ्रेड लाइक इसमें बदल जाता है, इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। फिर जैसे ये तुम्हारा एक्सॉन है, इसके ऊपर ऐसी कवरिंग रहेगी, ठीक है। और ये कवरिंग ना कंटिन्यूस नहीं होती, बीच में इसमें गैप होता है, ठीक है। ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप बीच में आता है। ये जो गैप आता है ना, ये कहलाता है नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। तो जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है येलो येलो दिख रही है, वो माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं होती है, बीच बीच में गैप होता है। तो जो गैप जो आता है वो नोड ऑफ रैनवीर कहलाता है। और तुम्हारा इसी पे न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूरेलमा मतलब इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है। और ये जो है ये सेल बॉडी है, इसी को हम साइटोन भी बोलते हैं, इसको हम पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। यही साइटोप्लाज्म आगे चल के ब्रांच में एक्सटेंड होता है, तब इनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। और डेंड्रॉन्स की जो फाइन ब्रांचेस निकलती है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बड़े अच्छे से तैयार करना है। तो जितना भी नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बनता है। फिगर 3.13 शोज टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल। ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, पेरिकैरियन और साइटोन containing the nucleus, one or more elongated hair like extensions, dendrites और डेंड्रॉन्स, ठीक है। तो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर इसकी ब्रांचेस होती हैं जो डेंड्रॉन्स कहलाती हैं। फिर डेंड्रॉन्स की और फाइन ब्रांचेस होती हैं हेयर लाइक, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। वन ऑफ दीज एक्सॉन्स में बी वेरी लॉन्ग। एक जो होती है ब्रांच वो एक्सॉन कहलाती है, वो जो बहुत लंबी हो जाती है। कभी कभी 1 मीटर लंबा भी एक्सॉन हो जाता है और कभी कभी 3 मीटर भी हो जाता है। एलिफेंट में जो एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो 3 मीटर तक चली जाती है। एक्सॉन्स बंडल टुगेदर टू फॉर्म नर्व। ये याद रखने वाली लाइन है कि एक्सॉन का जब बंडल कई सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन का जो बंडल बना लेते हैं वही नर्व होती है। तो नर्व में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। द नर्वस टिश्यू इज कंसर्न विद द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल। आपको पता है कि नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, स्टिमुलाई को परसीव करके फिर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, राइट। तो ये आपका नर्वस टिश्यू था। तो जितने भी हमने एनिमल टिश्यूज़ पढ़े हैं उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो 4 कैटेगरी में, 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और फिर न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का, और ये 6 पार्ट में डिवाइड रहता है। स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर, ठीक है। इसको हमने डील में पढ़ लिया है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो तुम्हारे 4 प्रकार के दिए हैं। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाता है। और फिर तुम्हारा एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि फैट, जो यहाँ पे फैट की लेयर डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट कार्टिलेज है, फिर बोन है, फिर फ्लूइड है। फ्लूइड में आपके ब्लड और लिम्फ आ जाता है, हमने डिटेल में पढ़ लिया है। मस्कुलर जो मसल टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। जो स्ट्रेटेड होते हैं उसमें स्ट्राइप्स होती है, मतलब ऐसे बैंड्स रहते हैं, लाइट और डार्क बैंड रहते हैं। ये वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में होती है। जो अनस्ट्रेटेड मसल होती है वो उसमें स्ट्राइप्स नहीं पाई जाती है और वो इनवॉलंटरी होती है, मतलब हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है और ये भी स्ट्रेटेड होती है, ब्रांचेस भी होती हैं और ये भी इनवॉलंटरी होती है। जो न्यूरल होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बनती है, और जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर्म द नर्व्स, और न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो मिलके नर्व्स बनाते हैं। तो इसके बाद जो ये टिश्यू चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैंने पार्ट ए में प्लांट टिश्यूज़ बताए थे, पार्ट बी में मैंने आपको एनिमल टिश्यू पूरा डिस्कस कर दिया है। इसी एनिमल टिश्यूज़ जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक प्रोग्रेस चेक है, तो इसको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। थैंक यू।